नमस्कार दोस्तों, मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का वो डरावना हिस्सा है जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई साल पहले की बात है जब मैंने अपनी मेहनत और सालों की बचत से एक पुराना लेकिन मजबूत 14 चक्के वाला ट्रक खरीदा था। उस ट्रक को मैंने अपने हाथों से सजाया, उसे नया रंग करवाया और उसके आगे बड़े गर्व से शिव कृपा लिखवाया। मेरी जिंदगी उस समय बदल रही थी। जहां पहले मैं मामूली कमाई करता था वहीं अब काम अच्छा चलने लगा था। लेकिन शायद मेरी तरक्की कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी। एक रात अमावस्या का दिन था। मुझे नासिक से नागपुर के लिए माल लेकर निकलना था। रात करीब 11 बजे मैंने ट्रक स्टार्ट किया, भगवान का नाम लिया और सफर शुरू किया। बारिश अभी अभी रुकी थी और मालशेज घाट का रास्ता धुंध से ढका हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स उस अंधेरे को चीर रही थीं। तभी एक मोड़ पर मुझे सड़क के बीचों बीच एक काली पोटली दिखाई दी। पहले लगा कोई जानवर होगा, लेकिन पास पहुंचने पर देखा कि उसके साथ नींबू और कुछ अजीब चीजें रखी थीं। मैं समझ गया कि यह कोई टोना टोटका है, लेकिन उस वक्त मेरे पास रुकने का कोई रास्ता नहीं था। बाईं तरफ गहरी खाई और दाईं तरफ पहाड़। मजबूरी में ट्रक उस पोटली के ऊपर से गुजर गया और उसी पल इंजन एक झटका खाकर हिल गया। केबिन की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी और एक बर्फ जैसी ठंडी हवा मेरे शरीर से गुजर गई जबकि खिड़कियां बंद थीं। उस वक्त मुझे पहली बार डर का एहसास हुआ। आगे जाकर मैंने ट्रक रोका और टायर चेक किए तो देखा कि नींबू का रस और कुछ गंदी चीजें टायर में चिपकी हुई थीं। एक काला कपड़ा एक्सल में फंसा था। जब मैंने उसे हटाने की कोशिश की तो उसमें से एक छोटी सी डरावनी गुड़िया निकली, जिसकी आंखों में पिन लगी हुई थी और बाल सफेद थे। उसे देखकर मेरे हाथ कांप गए, लेकिन मैंने उसे सड़क किनारे फेंक दिया और वहां से निकल गया। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। ट्रक बार बार बंद होने लगा। केबिन में सड़े नींबू और जले बालों की बदबू आने लगी। मैं जहां भी जाता वही गंध मेरे साथ रहती। नींद गायब हो गई और जब भी सोने की कोशिश करता तो ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पास बैठा हो। कई बार मुझे लगता कि कोई औरत धीरे धीरे रो रही है और फिर उसकी आवाज मेरे करीब आती जा रही है। डर इतना बढ़ गया कि मैं खुद से ही डरने लगा। धीरे धीरे मेरा काम भी खराब होने लगा। क्लाइंट्स ने काम देना बंद कर दिया। ट्रक में बार बार खराबी आने लगी। मैं चिड़चिड़ा हो गया और लोगों से लड़ने लगा। एक रात तो ऐसा हुआ कि मैं गाड़ी चला रहा था और अचानक होश आया तो सुबह हो चुकी थी और ट्रक किसी अनजान जगह खड़ा था। मुझे याद ही नहीं था कि मैं वहां कैसे पहुंचा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दिमाग पर कब्जा कर रहा हो। एक दिन जब मैं ढाबे पर खाना खा रहा था तो मेरे अंदर कुछ अजीब होने लगा। मैं जानवरों की तरह खाना खाने लगा। मेरे दोस्त रमेश ने मुझे रोका, लेकिन मैं उसकी तरफ देखकर हंसा और मेरी आवाज बदल गई, जैसे कोई और बोल रहा हो। उस दिन सब लोग मुझसे डर गए और मैं खुद भी टूट गया। उसी वक्त मैंने फैसला किया कि मुझे किसी मदद की जरूरत है। मुझे एक पुराने ड्राइवर से पता चला था कि बदलापुर में एक तांत्रिक रहता है। मैं उसी के पास पहुंचा। उसका नाम मैंने यहाँ बदलकर बाबा अघोरनाथ रखा है। वह एक कबाड़खाने में रहता था। उसकी एक आंख सफेद थी और वह बहुत डरावना दिखता था। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि किसी की जलन से की गई काली करनी है और वह अब मेरे ट्रक में बस चुकी है। उसने मुझे बताया कि जब तक उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा वह मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगी। बाबा मुझे मेरे ट्रक के पास ले गया और एक तांत्रिक क्रिया शुरू की। उसने मुझसे कहा कि जो भी हो उसकी आंखों में मत देखना। तभी अचानक ट्रक के अंदर का तापमान गिरने लगा। शीशों पर बर्फ जमने लगी और सीट बेल्ट अपने आप मेरे गले में कस गई। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। तभी स्लीपर बर्थ के पर्दे के पीछे से एक काला जला हुआ हाथ निकला और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी सांस रुकने लगी।
तभी बाबा ने जलता हुआ कपूर उस हाथ पर रखा और वह हाथ चीखते हुए पीछे हट गया। बाबा ने चिल्लाकर कहा कि अब वार करो। मैंने डरते हुए पीछे देखा और वहां एक भयानक औरत बैठी थी। उसका शरीर टूटा हुआ था, आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उससे सड़ी हुई बदबू आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कीं और पूरी ताकत से उस पर वार किया। वह चीखते हुए धुएं में बदल गई और ट्रक के अंदर सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। ट्रक फिर कभी खराब नहीं हुआ, बदबू खत्म हो गई और मेरा काम वापस पटरी पर आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 महीने बाद मैं उसी ढाबे पर था जब पुलिस आई और बताया कि आगे घाट पर एक ट्रक मिला है जिसमें एक आदमी और उसकी पत्नी मरे हुए हैं। उनकी लाशें जली हुई थीं और केबिन में सड़ा हुआ नींबू और काला ग्रीस फैला हुआ था। यह सुनकर मैं समझ गया कि वह करनी अपने असली मालिक के पास लौट चुकी है। उस दिन के बाद मैंने एक बात हमेशा के लिए समझ ली कि इस दुनिया में सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि लोगों की नीयत भी बहुत मायने रखती है। और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं उनका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आज भी जब मैं रात के अंधेरे हाईवे पर ट्रक चलाता हूं तो उस रात को याद करता हूं और भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि हर कोई उस साए से बचकर नहीं निकल पाता। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, लेकिन सच कहूं तो अंदर कहीं ना कहीं एक डर अब भी जिंदा था। एक ऐसा डर जो हर अमावस की रात को फिर से जाग जाता था, जैसे अंधेरा खुद मुझे याद दिलाने आता हो कि जो मैंने देखा था वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मैंने अपने ट्रक शिव कृपा को फिर से सजाया, उसकी अच्छी तरह सर्विस करवाई और दोबारा काम शुरू किया। काम भी मिलने लगा और पैसे भी आने लगे, लेकिन अब मैं पहले जैसा बेफिक्र नहीं रहा था। हर मोड़, हर सुनसान रास्ता, हर घाट मुझे कुछ कहता हुआ सा लगता था। लगभग 2 महीने बाद की बात है। मुझे एक लंबा ट्रिप मिला। मुंबई से लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर तक का माल भारी था और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, इसलिए मैंने बिना ज्यादा सोचे काम स्वीकार कर लिया। रात करीब 10 बजे मैं निकला। शुरुआत सब सामान्य थी, लेकिन जैसे जैसे मैं कसारा घाट की तरफ बढ़ रहा था, हवा में फिर वही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, वो ठंड जो मैंने उस रात महसूस की थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। घाट के बीच में पहुंचते ही अचानक ट्रक का म्यूजिक सिस्टम अपने आप बंद हो गया और कुछ सेकंड बाद उसमें से धीमी धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। मैंने तुरंत सिस्टम बंद कर दिया, लेकिन वो आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। मैं घबरा गया, लेकिन गाड़ी चलाता रहा। तभी मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी और जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। स्लीपर बर्थ के पर्दे के पीछे कुछ हलचल हो रही थी, जैसे कोई अंदर बैठा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसने हाथ देकर मुझे रुकने का इशारा किया। पहले तो मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से निकला, अचानक मेरे ट्रक के इंजन ने जोर का झटका लिया और गाड़ी बंद हो गई। मेरे हाथ पे ठंडे पड़ गए। मैंने हिम्मत करके नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही मैं नीचे उतरा, चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, हवा तक रुक गई थी। मैंने उस औरत को ढूंढने के लिए इधर-उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। तभी मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पास आ रहा हो। मैंने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब डर मेरे सिर पर चढ़ चुका था। मैंने जल्दी से ट्रक में बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो स्पर्श इतना ठंडा था जैसे बर्फ का टुकड़ा मेरी त्वचा से चिपक गया हो। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह हिला दी। वही औरत मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था
उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके मुंह से काला तरल बह रहा था। उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और बोली, तू बच गया था, लेकिन अब नहीं बचेगा। मेरी चीख निकल गई और मैं झटके से पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही मैंने पलक झपकी वो गायब हो चुकी थी। मैं भागकर ट्रक में बैठा और किसी तरह इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी इस बार बिना किसी दिक्कत के स्टार्ट हो गई। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। पूरी रात मैं बिना रुके चलता रहा, लेकिन अब हर कुछ मिनट में मुझे लगता जैसे कोई मेरे साथ केबिन में बैठा है। कभी साइड मिरर में एक साया दिखता, कभी कान के पास फुसफुसाहट सुनाई देती, और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो बदबू सड़े नींबू और जले हुए बालों की फिर से वापस आ गई थी। सुबह होते होते मैं एक ढाबे पर रुका। मेरी हालत इतनी खराब थी कि लोग मुझे देखकर घबरा रहे थे। मैंने पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी वहां बैठे एक बूढ़े आदमी ने मुझे गौर से देखा और मेरे पास आकर बोला, बेटा, तेरे पीछे कुछ है और ये पहली बार नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर बोला, जिसे तू खत्म समझ रहा है वो खत्म नहीं हुआ, वो बस कमजोर हुआ था और अब फिर से ताकतवर होकर लौटा है। मैंने डरते हुए पूछा, अब मैं क्या करूं? उसने धीरे से कहा, या तो तू सब कुछ छोड़ दे या फिर इस बार उसे पूरी तरह खत्म कर। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा डर और गुस्सा दोनों पैदा हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन एक बात साफ थी, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ था। असली खेल अभी बाकी था और इस बार शायद दाव मेरी जान से भी बड़ा था।